आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग इन दिनों कवि कथाकार अनामिका जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज 26 अगस्त है और देखते ही देखते हम लोग उन पर एकाग्र करते हुए 10वीं कड़ी में आ चुके हैं। आज की इस 10वीं कड़ी के लिए हमने कवि कथाकार कानजी पटेल जी को आमंत्रित किया। वे कई स्तरों पर सृजनरत हैं। लगभग 4 दशकों तक गुजरात में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते रहे हैं और कविताएं एवं उपन्यास लिखते रहे हैं। पत्रिका का संपादन भी किया है। आदिवासी और जो हाशिए का वर्ग है वह उनके साहित्य का मुख्य सरोकार है। आदिवासी और जो दूसरे जो तमाम उपेक्षित वर्ग जिन्हें हम कह सकते हैं, जो कहीं न कहीं मुख्य धारा से दूर हैं, उनको लेकर वे लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उनकी जो कहिए कि बहुत योजनाबद्ध कविताएं अगर नहीं भी हैं तो उसको भी, या बहुत समुचित रूप में नहीं है उनके द्वारा कही गई पंक्तियां, तो उनको भी वे जमा करते हैं उन्हीं लिपियों में और उसको उनसे बात करके, संवाद करके उसको बड़े स्तर पर एकत्रित कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। मित्रों, कानजी पटेल अनामिका जी के साथ कुछ एक यात्राओं में रहे हैं, कुछ एक कार्यक्रमों में रहे हैं और उनके साहित्य को पढ़ते रहे हैं, विचार करते रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अनामिका जी की कविताओं में स्त्री स्वर की पर्याप्त सघनता है और उस स्त्री पीड़ा को बड़े ही प्रतिनिधि ढंग से अनामिका एक व्यापक स्त्री समाज की पीड़ा बनाती हुई चलती हैं। जाहिर है कि वहां पर पुरुष वर्ग से असहमति के स्वर हैं, तल्खियां भी हैं, मगर इन सब के साथ, इन सब के बावजूद संवाद की एक पुरजोर पहल है जो उन्हें किसी टाइप्ड होने से बचाने का प्रयास करती है। अनामिका जी लगातार इस तरह की कविताओं में या अन्य विधाओं की रचनाओं में अपने आप को बार बार इस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि वहां जो अन्याय है, जो उपेक्षा है, जो एक बड़े तबके को अनसुना रखने की जो एक मानसिकता है, एक जो उसका एक उसी को एक कहीं न कहीं पौरुष मान लेने का एक दंभ है, उन सब के खिलाफ आवाज उठाती है। कई बार पीड़ा में, कई बार पूरी संवेदनशीलता के साथ, कई बार स्मृतियों के माध्यम से, कई इसके टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल वे अपनी कविताओं में करती है। हम आज अपने वक्ता को सुनेंगे, कानजी पटेल जी को सुनेंगे इसी विषय पर, मगर उसके पूर्व एक कविता है अनामिका जी की, फर्नीचर, हम उसका पाठ करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपने वक्ता को भी मंच पर ले आए। कानजी पटेल जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार।
आपसे अनुमति लेते हुए पहले इस कविता का पाठ करता हूं और फिर आपके वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। फर्नीचर जी कविता जी आप सुनी हो, पढ़ता हूं। फर्नीचर। मैं उनको रोज झाड़ती हूँ, पर वे ही हैं इस पूरे घर में जो मुझको कभी नहीं झाड़ते। अब देखिए बात कहां से कहां जा रही है, अर्थ कहां जा रहा। मैं उनको रोज झाड़ती हूँ, पर वे ही हैं इस पूरे घर में जो मुझको कभी नहीं झाड़ते। कभी अपशब्द नहीं कहते, कभी फब्तियां नहीं कसते। ये अपनी ओर से बोल रहा हूं। रात को अनामिका आगे लिखती हैं, रात को जब सब सो जाते हैं, अपने इन बर्फाते पांवों पर आयोडीन आती हुई, रात को जब सब सो जाते हैं, अपने इन बर्फाते पांवों पर आयोडीन मलती हुई, सोचती हूं मैं किसी जन्म में मेरे प्रेमी रहे होंगे ये फर्नीचर, कठुआ गए होंगे किसी शाप से। मैं झाड़ने के बहाने जो छूती हूं इनको, आंसुओं से या पसीने से लथपथ, या पसीने से लथपथ इनकी गोदी में छुपाती हूं सर। एक दिन फिर से जी उठेंगे ये। गई रात, गई रात चू 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 करते हैं। ये शायद इनका चिड़िया का जन्म है। ये शायद इनका चिड़िया का जन्म है। कभी आदमी भी हो जाएंगे, कभी आदमी भी हो जाएंगे। जब आदमी ये हो जाएंगे, मेरा रिश्ता इनसे हो जाएगा क्या, वही वाला। जब आदमी ये हो जाएंगे, मेरा रिश्ता इनसे हो जाएगा क्या, वही वाला जो धूल से झारण का, जो धूल से झारण का। तो यह जो कविता है कान्जी, कैसे हम देखते हैं कि इसमें एक स्त्री की पूरी दिनचर्या आ जाती है। तो दिन रात उसमें होम मेकर्स हैं, उसमें वर्किंग वीमेन हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, कोई हो सकता है। मगर जिस तरह से शुरुआत ही होती है, मैं इनको साफ करती हूँ, झाड़ती हूँ, और झाड़ने का जो दूसरा अर्थ है डांटना, किसी को झाड़ देना, ये नहीं करते। और फिर वो जो एक सहज संवेदनशीलता हो सकती है स्त्रीत्व की, कि भाई मैं रो रही हूं, या काम से पसीने से जो स्पर्श हो रहे हैं मेरे फर्नीचर के साथ, ये जी उठ रहे हैं। यह निर्जीव सजीव हो रहा है। और फिर चू चू की आवाज को रचनाकार चिड़िया की आवाज से जोड़ता है। लेकिन जिस बात की ओर हमने शुरुआत में कही, इशारा किया कि भाई जो स्मृतियां हैं पुरुषों द्वारा स्त्रियों को दबाए जाने की, जो स्मृतियां हैं वे कैसे गहरे बैठी हुई हैं कि एक तरफ स्त्री चाहती है, उसे लगता है कि यह जो है कभी प्रेमी रहा होगा, किसी सांप का शिकार होकर काठ हो गया है। मगर फिर लगता है कि अगर यह सजीव हो जाएगा, फिर से पुरुष हो जाएगा, तो क्या वही संबंध हो जाएंगे धूल से झारण का। तो झाड़न जिस तरह से धूल को अपने से दूर कर देता है, पुरुष अहनमयता कई बार स्त्री संवाद को दूर करने का काम करती है। और कई बार क्या एक पूरा एक सिलसिला है जिसको लेकर अनामिका जी का स्वर लगातार
कहिए कि गहन होता रहा है। जो स्त्रियां कविता है जिसमें वे कहती हैं कि भाई अब हमें बख्श दो, अब हमें छोड़ दो, तो एक तरफ बिल्कुल सीधी बात करती हैं कि हे परम पिताओं, है ना, हे परम पुरुषों, हमें अब बख्श दो, छोड़ दो। एक तरफ वह बात है और दूसरी तरफ फर्नीचर के बहाने इस एक पूरा रूपक रचते हुए कि यह एक सजीव हो जाएगा और हम फिर से अगर यह पुरुष बन जाएगा तो क्या हमारा संबंध वही हो जाएगा। तो यहां जो आप बात करने जा रहे हैं संवाद की, रचनाकार भी वही चाहता है, बस वह उस जो एक रूढ़ हो चुका संबंध है स्त्री पुरुष का, जिसमें एक उपेक्षिता है और एक शोषक है, वह संबंध बदल जाए, मैत्री का संबंध विकसित हो जाए, जिस नव पुरुष को लेकर रचनाकार का स्वप्न है वह साकार हो जाए। तो ये दो अलग अलग स्वर, अलग अलग कविताएं हमने जानबूझकर रखी, क्योंकि आज कान्जी पटेल जी के वक्तव्य से ये बातें आगे बढ़ेंगी। कान्जी पटेल जी, स्वागत। ओके, ठीक है। मैं ऑडिबल, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अनामिका जी की जो रचनाएं हैं उससे एक चित्र बनता ये है कि उनकी संवेदना वाल्मीकि से लेकर, भगवान बुद्ध से लेकर, गांधी से लेकर अंबेडकर तक पहुंचती है। इसकी संवेदना का स्वरूप ये है, एक तरफ मनुष्य जाति न्याय की चाहना करती है, दूसरी ओर सम्मान की भी, सत्य की भी, अहिंसा की भी और संवाद की भी। भगवान बुद्ध का जो करुणा का गुण है, ये अनामिका की कविता में मुख्य गुण है। वे देखती हैं कि स्त्रियों ने कितने दर्द झेले हैं हजारों सालों से। पूरी प्रकृति का समरूप दिखता है हमें स्त्री में। स्त्री का ये पीड़ा का स्वरूप एक कवि ही जान सकता है। अनामिका जी ने जो स्त्री का स्वरूप, एक अकेली स्त्री नहीं, अनेक जगहों में हमें जो स्त्रियां दिखती हैं, अनेक स्वरूपों में, जैसे महिलाओं का मेला इनकी कविता में के जगत में लगा है। हर एक की अपनी आवाज है, हर एक की अपनी चीख है, हर एक का अपना रोना है, हर एक का अपना आनंद है, हर एक का अपनी सहन शक्ति के कारण दुनिया को कोई दोष न देने का उनका रुझान है। अनामिका जी की रचनाओं में वाल्मीकि में जो क्रौंच वध के समय जो चीख निकली, वो चीख से शुरू होकर जहां से सीता की कहानी शुरू हुई, वो चीख सदियों युगों के पार होकर के अनामिका जी में हमें सुनने में आती है। इनकी रचना में जो स्त्री की संवेदना का, स्त्री के और हमारे वर्तमान वास्तव का जो चित्रण किया गया है, जो कला से, जो संवेदना से, जो भाषा प्रयुक्ति से और जो कल्पनाशीलता से किया गया है, वो शायद ही पिछले 100-200 वर्षों में हमारे साहित्य में कहीं देखने को मिला। अनामिका जी का कविता का परम स्वर है करुणा, इसके मूल में है प्रेम। ऐसे नहीं कि पुल्लिंगवाची जो संभाषा जगत में चलती है उसके सामने उन्हें कोई विरोध नहीं। वो जानते हैं ये भी झूठ के, गलती के, अज्ञान के गुलाम हैं पुल्लिंगवादी। तो ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी जो पीड़ाएं हैं, वो जमाने से जो स्त्रियों ने झेली, जो मीराबाई ने झेली, जो बुद्ध ने अपने दिल में समझ ली,
जो गांधी ने सबों के लिए सोच ली, जो सविनय अवज्ञा के स्वरूप में बताया। सविनय अवज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कहें सिविल डिसोबीडियंस। अनामिका जी की कविता में ये सविनय अवज्ञा है, समाज का स्वीकार है, लेकिन मैं आपके साथ कोई सहमति नहीं दर्शाऊंगी। मेरा विरोध है, सप्रेम विरोध है, करुणा के साथ विरोध है। आपके अज्ञान के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। एक न एक दिन ये संवेदनाएं, मेरी संवेदनाएं, प्रेम की संवेदनाएं जगत के एक कठोर निष्ठुर स्वरूप को, पुल्लिंगी स्वरूप को बदलेगी, क्योंकि स्त्री का मातृ स्वरूप अनामिका जी की रचनाओं में मूलतः एक बड़े रीढ़ की तरह खड़ी है, सभी को देखने में आती है, जिसका अनुभव काव्य का पाठ करते हुए सहृदयों को मिलता है। इनकी कविताओं में जो हमें एक खास अनूठा अनुभव जो मिलता है, इसमें स्त्री और प्रकृति का ऐक्य देखने को मिलता है। जो सृजनहार ने या तो ये प्रकृति में जो हमें दिखता है, जो एक अनेक स्वरूपों में हमें अनुभव में आता है, जब मानव चेतना के पास ये प्रकृति पर सत्ता पाने का जब प्रयत्न किया जाता है, तभी सभी संघर्ष शुरू होता है। तो स्त्री का स्वरूप एक माता का और सृजनहार प्रकृति का स्वरूप है। तो ये स्त्री का और प्रकृति का ऐक्य, उसमें बहने वाला अनर्गल स्नेह अनामिका जी कविताओं में अनुभव मैंने किया है। इनकी रचनाओं में स्त्रियों के जो विविध स्वर हैं, ये कथन में बहुत आक्रोश भी है और अत्यंत अनुकंपा भी है, बोझ हैं, पर वो निर्भर भी हैं। एक न एक दिन ये बोझ तो हट जाएगा। समय के सभी भूत और वर्तमान के स्तरों से जो निर्भ्रांति निष्पन्न हुई है, उसको भी उनकी कविता में वाचा मिली है। निर्भ्रांति जीवन के मूल सत्य की प्राप्ति, यानी कि सर्व असत्यों से निर्भ्रांति, ये कविता में हम पाते हैं। जब हम पाते हुए बिल्कुल ही द्रवित हो जाते हैं, जीवन के मूल तथ्यों को जानते हो। स्त्री के अनेक चेहरे यहाँ आए हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं आए, कोई फोटोग्राफिक वर्णन नहीं है। ये वर्णन है वाल्मीकि की जो चीख है, क्रौंचवध के वक्त देखी गई, उसी चीख के समकक्ष है। पाठक ये सब सुनकर उद्वेग में चला जाता है, प्रकोप में आता है, उसे बहुत नैराश्य भी होता है। फिर आखिर जाके स्त्री को जो बल देती है मां अनामिका की कविता, वो बल में ये कहता है कि खुद ही को पाओ, खुद से ही खुद का उद्धार होता है। ये अनामिका जी की कविता का मूल सुर है। तो दुनिया के साथ प्रेम पूर्ण संवाद में ये नोकझोंक चलती है, असहमति चलती है, लेकिन ये जगत को छोड़ के तो नहीं जा सकते। जगत को या परिवार को, संसार के सभी सुखों को, दुखों समेत, दुख हैं तो सुख हैं, ये जो सहधर्मिता है, वो सहधर्मिता का स्वीकार करते हुए अनामिका जी अपनी कविता में एक बृहत स्तरीय नारी विमर्श करती। ये नारी विमर्श इतना खास तरीके का है, जो बोलचाल की भाषा में होता है, रोजिंदी भाषा में होता है, घरेलू शब्दों में होता है। उनकी एक कविता में जो घरेलू हिंदी साहित्य का घरेलू इतिहास, वो अपने घर में कैसे हिंदी साहित्य का इनको संस्कार मिला, उसकी बात करते करते अनेक जीवन के, समाज जीवन के, पूरे संसार के सत्यों को, तथ्यों को अंदर संजोए हुए अपने बचपन से कैसे आगे निकल के आई और कविता उनमें कैसे प्रकट हुई, इसका छोटा इतिहास वो कविता में मिलता है। आज के समय की जो स्त्रियां यहाँ आलेखित हुई हैं, उनकी कविता में उनकी सूची बहुत लंबी है। वो बारी बारी अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। वो स्त्रियां अनब्याही, पतिव्रता, गृहिणी, हमेशा चिट्ठियां लिखती रहती, अभ्यागत, गालियां सुन रही, अपने आप को दो हिस्सों में बांटकर अंत्याक्षरी खेलती हुई, एक तरफ खुद ही का एक अंश और दूसरी तरफ खुद का एक अंश, और अंताक्षरी खेलते हुए, अंतः संवाद करते हुए, एक लेकिन दो, उस तरीके से कल्पना करती हुई खेलती। कोई खंडिता, किसी को मरने की फुर्सत नहीं हो ऐसी महिलाएं, जो चाबुक लहराता हुआ देखती हुई
लेकिन न झुकती हुई, न थकती हुई, जैसे कि चांद से दोस्ती करती हुई, खलनायकों से रूठी हुई जो स्वकिया हैं, मिट्टी से जो बहनापा का अनुभव करती हैं, पत्नी जादू से बिना मनाए मान जाती, अनेक रसों को झेलती नायिका सी छाती पर हाथ धरे न जाने क्या सोचती, बरसात सी 20वीं सदी की उड़ा गाड़ी लेकर जाती हब्बा खातून व लल्ल दद के शब्दों के बीच रहे आशय सी। व्यापक व अनंत और सृष्टि स्वरूप स्त्री का यह चित्रण एक ऐसी कलम से, अनामिका जी की कलम से ऐसे हुआ है जो हमने कविता में किसी कवि के द्वारा किया गया हो ऐसा नजदीकी वर्षों में हमने जाना नहीं। उनकी कविता में कदम कदम पर जगत के अनेक विषयों को पीकर जीने वाली नारी है जो अपराजेय है। चाहे कोई भी काल हो, विश्व के हर कोने में इस स्त्री का स्थानिक और विराट व्याप है। अपने दैनिक जीवन की बातें और बड़ी बड़ी भौगोलिक घटनाएं परस्पर एक सी हो जाती हैं। कुछ उदाहरण, मैं रोटी बेलती हूं जैसे पृथ्वी, ज्वालामुखी बेलते हैं पहाड़, भूचाल बेलते हैं घर, सन्नाटे शब्द बेलते हैं भाटे समुद्र। हमारी अगल बगल में ही हो रही घटनाएं इस तरह अनामिका जी की कविताओं में आकर बैठ जाती हैं। ऐसी परिचितता अत्यंत ठोस है। परिचित तथ्यों में सब चमत्कार आता है अनामिका जी की कविता की प्रतिभा से, जो समय को लांघती, समय में अवगाहन करती हैं, फिर भी वो सतह से ऊपर उठकर हमारे लिए इतिहास का बोध लेके भी आती है। जिस विषय को वे छूती हैं वो नया रूप धर लेता है। विगत, कल और आज के रसायन उनकी कविता में ऐसे प्रकट होते हैं जैसे आने वाला काल अनागत। अंतिम उजास की छिटकी हुई किरचियां पल भर में भर देंगी सारा का सारा स्पेस, और फिर उसका अनुवाद अंतरिक्ष नहीं, विस्तार करूंगी मैं, केवल विस्तार है। कोई भी हालत को सहज लीला में पलटने की कोई कवि में जो शक्ति होती है वो शक्ति है स्त्री में, और उस स्त्री का यहां हमें पर्चा अनामिका जी की कविता में मिलता है। एको हम बहुश्याम का यह खुददारी भरा स्वरूप नारी का जो पेश किया गया है उनकी कविताओं में, वो बिल्कुल दर्शनीय है। जो भी महिला एक कविता, स्त्री ये कविता पढ़ लें, जो भी पुरुष जो सही मायने में पुल्लिंगी नहीं हो वो पढ़ लें, तो उसके विचार, उसका विश्व दर्शन, उसका स्त्री का विमर्श बिल्कुल ही बदल जाएगा। खुद को ही दो पक्षों में बांटकर वो प्रतिपक्ष खुद हो गई। अब किसी से हारते ही चले, चालाकी कोई गुंजाइश नहीं। स्पष्ट है कि अनामिका जी कविता के माध्यम से स्त्री के लिए, स्त्री के द्वारा स्त्री का मुक्ति का नया शास्त्र विकसित कर रही है। मुक्त शब्द, मुक्त विचार, अपने असह्य जीवन के इतिहास को जानती हैं स्त्री, और स्त्री के हृदय में परकाया प्रवेश करके अनामिका जी प्रभावक तौर से घोषित करती हैं। सुनिए शब्दों में, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। इसी कविता के अंत में निश्चय से भरी स्त्री की दृढ़ता स्पष्ट करती हैं, जिसकी पंक्तियां अभी आप अर्पण जी ने पढ़ी थी। मैं इसको यहां भी दोबारा एक बार बोल लूं। हे परम पिताओं, हे परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। ये आक्रोश सामान्य नहीं है, खुद ही खुद में स्वायत्त भी और बहुत्व को रचकर भी अनामिका की स्त्री चलती ही रहती है। ये भी कहती हैं, ऐसों से क्या खाकर हम करते प्यार, सो अपनी वरमाला अपनी चोटी में गंभीर, और कहा खुद से
एको हम बहुश्याम। अनेक प्रकार के विचित्र नमूने स्त्री के जीवन में आते हैं, सदियों से आते रहे हैं। स्त्री के चरित्र का, स्त्री के जीवन का, स्त्री की चेतना का सातत्य अनामिका जी की कविताओं में सतत दिखता है। और वो स्वर जो पुराना था, जो मध्यकाल में था, जो आज भी है और जो आने वाले समय में होगा, वो सभी स्वरों की वहां तलाश है और यहाँ अभिव्यक्ति है। अनामिका जी की कविताओं में स्त्री की दृष्टि से नए पुरुष की कल्पना भी है। इस प्रकार है, इसमें स्त्री की नजर हर असुंदर को सुंदर में पलटकर जगत को स्वर्ग बनाना चाहती है। बिना कोई शिकायत के चारों ओर फैले हिंसक तत्व को विधायक स्नेह की ऊर्जा से नया अवतार देने की उसकी सहज तमन्ना है। प्रश्न अगणित हैं, लेकिन उपाय एकमात्र है। सहृदयता में, करुणा में, प्रेम में, सविनय अवज्ञा में और संवाद में। अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा है और वहां संवाद है। सामने वाले को, दूसरे अंत को, कोई दूसरा तो होता ही नहीं है, हमारे ही अंश सामने होके खड़े हो जाते हैं। तो उनको एक समझकर कैसे संवाद बनाया जाए और कैसे एक सत्य को, कैसे अच्छे तत्व को ये जगत में लाया जाए, उसकी तमन्ना ऐसे एक मनोविश्व को लेकर भूत से, वर्तमान से गुजर कर भावी तक की ये कविता की गति है। तो ये गति संवाद के द्वारा ही संभव हुई है। कविता में वह कहती है, जन्म ले रहा है एक नया पुरुष मेरे पातालों से, एक नया पुरुष की जो नहीं होगा क्रोध और कामना की अतिरेक से पीड़ित। स्वस्थ होगी जिसकी धमनियां और दृष्टि सम्यक। मेरे इन उन्नत पहाड़ों से फूटेगी जब नीली रोशनी, वह पिएगा अंधियारा इस जग का, अंजन बन उसकी आंखों में सजेगा, झूलेगी अब पूरी कायनात झूले सी। कवि का सपना कहां तक पहुंचता है? एक प्रेम का सपना, जगत को पलटने का सपना। जगत की जो निष्ठुरता है, संवेदनहीनता है, उसके सामने प्रेम से, संवाद से जूझकर पलटने की मनीषा किस प्रकार से अनामिका जी की कविता में पलटती हुई मैंने देखी है, एक कार्य करती हुई देखी है। मुझे लगता है कि हमारे जमाने का एक मजबूत स्त्री स्वर अनामिका जी की कविताओं में है। अगर आज के जमाने में हम देश भर में अनेक स्वर हैं, अनेक प्रकार के नारीवादी स्वर हैं, लेकिन ये स्वर कभी मानवीय को दगा नहीं करता। ये स्वर कभी परिवार को, प्रेम को, एकत्व को कभी शेह नहीं देता है। नीच से समूह में और समूह से सकल धरती पर जाने की यह यात्रा है। हर तरफ की दीवारें यहां मिट जाती हैं। एक दूसरे की जुएं चुनती औरतें जीवन के सारे खटराग बीन लेती हैं, हंसती गाती रहती हैं हमेशा। उत्तरकांड की सीता से आरंभ कविता कहती हैं, स्त्री के जीवन में सुख और दुख जैसे लव और कुश हैं, जुड़वा पैदा हुए हैं, वैसे ही है। रुद्र वीणा सीखने को आए रावण को सीता कहती हैं, जितना भटक कर तुम आए हो मुझ तक, उससे भी ज्यादा भटक कर मैं आई हूं वापस, मैं अपनी खुदी तक। खुद अपनी रागिनी सुनो और लौटो अपनी खुदी तक। अनामिका जी की कविता में अकेली स्त्री के लिए कोई स्वर है नहीं, समस्त मानव समाज के लिए, जो एक महान चित्त, महान कवि चित्त, संवेदनशील चित्त, करुणामय चित्त, जो भाषा में सोचना करता है, जो भाषा में अभिव्यक्ति करता है, जो भाषा के लिए जीता है, जो भाषा के साथ जीवन है उसके लिए जीता है, ऐसा कवि का व्यक्तित्व ये कविता में हमें देखने, अनुभव करने को मिलता है। देखिए ये स्वरों में कितनी प्रबलता है, कितनी असहमति है। भामती का प्राचीन और आधुनिक दो समयों को कितनी सहजता से जोड़ा गया है। देखिए, भामती की बेटियां ग्रंथ अपने स्वयं ही रचेंगी लगातार इसी तरह इस युग में। बुद्ध ने कहा, सोचो ये टीपें क्या कहती हैं।
कहती हैं, इतिहास हरदम भविष्य सजग रहता है। निजता निजेतर के घर आती जाती रहती है। कम से कम दरवाजा दोनों के बीच का खुला रहता है हरदम। तो खुलापन सोच का, विचार का, संवाद के लिए खुली हवा की जो कामना है, इच्छा है सबों के लिए, न तो अपने लिए ये कामना, ये कविता में ये इच्छा मानव जाति के भविष्य के लिए, कल के लिए ये कविता में अपने दरवाजे खोल के खड़ी है। एक हर एक की हर प्रकार से मुक्ति ही यहाँ मुक्ति है। यहाँ स्त्री की मुक्ति का मतलब समस्त मानव की मुक्ति है। यहाँ असहमति का मतलब कल का संवाद है। संवेदना से चलाया जा रहा यह संग्राम जिसका अंत अब तक तो आया नहीं, भविष्य में आ सकता है, ये कविता हमें आशा बंधाती है। समस्त के लिए जो कविता की जाती है इसकी विश्वासपूर्ण हट है। बुद्ध की तरह दुख के मूल में जाकर किया गया यह विधान है। सभी अभावों का निवारण व्यवस्था में प्राणदायी मातृत्व से ही हो सकता है, और वो मातृत्व स्त्री से ही संभव है, वो समझदारी स्त्री से ही संभव है। कवयित्री अनामिका की यह प्रतीति है। कोई बात यहाँ हवाई नहीं। धरा और आकाश दोनों मिलके एक साथ ऐसी बात करते हैं, बहुत दूर होते हुए भी बहुत नजदीक हैं और नजदीक होते हुए भी दूर हैं। तो ये दूरी और नजदीकी का एक खेला संसार में जो चलता है, उस स्त्री के माध्यम से, पुरुष के पात्र से एक जो दर्शाया है, ये दोनों का सही, सुंदर या अर्थपूर्ण मेल बताने की भावी कल्पना यहाँ पर हमें मिलती है। पूरी उर्वरा से लद ये कविता, यही अनामिका जी का काव्य क्षेत्र है। एक से बढ़कर एक भावप्रवण चित्र, बुद्ध से लेकर बुद्ध के जमाने से थेरी गाथाओं में आती महिलाओं के चित्र, आज के जमाने में गलियों में दिखने वाली अनेकों का चित्र, ये कविता में हमें दिखता है। कविता की अनंतता का अनुभव, कवयित्री का विश्व दर्शन अलग है। उनका कथ्य और भाषा गतिशील सामंजस्य से भरा है। ये सामंजस्य सहज अभेद को साधता हुआ हर रचना में आगे बढ़ता जाता है। हर एक रचना जैसे एक नई नई उत्क्रांतियां दिखाती जा रही है। स्त्री की एकदम नवीन पुनः व्याख्या अनामिका जी की कविता में की गई है। स्त्री का एक नवीन चित्र हमें ये कविता में मिलता है। उनकी कविताएं दिल, दिमाग और देह को एक तल पर लाकर रख देती है। विपरीत ध्रुवों के साथ रहकर ये कविता बनती जाती है। काव्य की धारा अपने आप ही निर्मित होती जाती है। वैयक्तिक और राजनैतिक, वैश्विक व सामान्य, अपवित्र व पवित्र, बौद्धिक व अति प्राकृत, सबका यहाँ युगपत मंचन है और सबके साथ पूरा संवाद है। स्वीकार है, एक साथ नकार है, लेकिन उसका है ऐसा तो स्वीकार पूर्णतः किया गया है। कथ्य का निजी प्रयोग, कथन की बेजोड़ इनकी रीति, भाषा की शक्ति, जगत को पलटने का स्नेह वात्सल्य अनामिका जी की कविता में होने से वे विशिष्ट और समर्थ प्रतिभावान कवि बनते हैं। उच्चतम कविता सहानुभूति, करुणा, उदात्त गुणों से ही बनती है। ये गुण से भरी ये कविता हमारी चेतना का हरदम विस्तार करती रहती है। इन चेतना में हमें ऐसे प्रवेश होता है कि हम समय से निकलकर समय से पार जाते हैं, नए अवकाश को पाते हैं। और कविता का आखिरी काम क्या है? नए अवकाश का हमें अनुभव करवाना, समय से छोड़ना, समय के बंधनों से मुक्ति का अनुभव करवाना। ये अनुभव अनामिका जी कविता में हमें भरपूर मिलता है। इसलिए कविता का कुछ एक अंश में आपको सुनाऊं। इनकी कविता में वे कहते हैं, सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। उनकी कविताओं में जो हद और अनहद का संवाद है, जो संवेदनशीलता है,
जो होलेपन से हृदय में अवतरित किया जा रहा ऐसा संवाद हम सबके उजास भरे अनागत के लिए हैं। इस अनन्य रचना विश्व के संस्पर्श से सहृदय स्व का आमूल स्वरूपांतर करके ही रहता है, अनुभूत करके ही रहता है। समाज में स्त्री की स्थिति के विषय में हमें अस्वस्थ कर देने वाली उनकी कविता हमें कंफर्ट जोन से स्थलांतर करवाने के लिए अखूट ऊर्जा से निर्मित की गई हैं। ये ही तो है उनकी कविता का परम सार्थक्य। थैंक यू। जी शुक्रिया कांजी पटेल जी इस हाँ वक्तव्य के लिए। और मित्रों, इसके बहाने भी हम इस वक्तव्य के बहाने बहुत सारे ऐसे पक्ष अनामिका जी की कविताओं के भीतर के जान सके और स्त्री स्वर के जो ये अलग अलग आयाम हैं और उनकी जिस तरह की पृष्ठभूमि है, उसके तार जिन पुरातन चरित्रों से जोड़ते हैं, इन सब की बात आज के अपने इस वक्तव्य में कांजी पटेल जी ने की। स्वयं अनामिका जी मित्रों इस बात को मानती रही हैं कि उनके यहाँ जो चरित्र हैं, जो आधुनिक चरित्र हैं, जो उनके जीवन से घुले मिले चरित्र हैं, वे हों या क्लासिक चरित्र हों, दोनों ही उसी अपनत्व के साथ और उसी सजगता के साथ उपस्थित होते हैं। मुझे लगता है कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे स्वयं रचनाकार स्वीकार कर रहा है। जो उनका जो एक संग्रह है, उसमें से एक भूमिका मैं यहाँ पर रखता हूं, मगर उसके पूर्व कांजी पटेल जी एक दुखद सूचना है, उसे भी साझा करते चले। स्क्रीन पर रखा है कवि अनुवादक और सदा नीरा, एक बेहद चर्चित पत्रिका, उसके संस्थापक संपादक आग्नेय जी आज नहीं रहे, तो हम जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। एक दुखद अंत। तो वापस मित्रों, इस कार्यक्रम के अंत में हम उनकी एक आध कविता भी यहाँ रखते चलेंगे। ये जो बात हो रही थी अनामिका जी की कि कवि ने कहा, जो श्रृंखला है जिसमें से जो आत्मकथ्य, जिसका जो आत्मकथ्य अनामिका जी ने लिखा है, कल उसमें से कुछ अंश कवि गद्यकार राजेश जोशी जी भी पढ़ रहे थे। एक जगह इसी आत्मकथ्य में अनामिका जी एक जगह लिखती हैं, जिसकी बात अभी हमने की, मैं उन्हीं के शब्दों को हूबहू रखना चाहता हूं कि वास्तविक जीवन जगत के चरित्र हों या क्लासिकों के चरित्र हों, मेरी कल्पना के अस्थायी नागरिक वही बनते हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा फोकस है रचनाकार का कि वह किसको अपने साहित्य का अस्थायी नागरिक बनाए, तो उनको बनाता है जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला, जो हमेशा लोगों की गलतफहमियों के शिकार हुए। और गलतफहमियों के शिकार हम तब होते हैं जब हम किसी को ठीक से सुनते नहीं है। जिस कविता की के अंश आपने भी पढ़े, मैंने भी पढ़े, स्त्रियों को पुरुष किस तरह सुनते आए हैं, कभी उस कागज की तरह जो बस जो चनाजोर गरम हम खाते हैं, उन्हीं की कविता का भावार्थ है खाने से पहले या खाने के बाद जो हम उसे देख लेते हैं, या उसके दौरान, है ना, या अखबार की कोई ऐसी कतरन, उसको आगे और बढ़ाइए तो एक बिल्कुल एक ऐसा एक बिल्कुल ईमानदार बिंब है। तो ये जो गलतफहमियां हो जाती हैं किसी को न सुनने से या किसी को न बोलने देने से, दोनों एक ही बात है। हम किसी को न सुने, यह भी गलत है, किसी को न बोलने दें, यह भी गलत है। तो उनको ये चरित्र बनाती है और आगे लिखती हैं, दुनिया ने जिन्हें कभी न प्रेम दिया न मान, दुनिया ने जिन्हें कभी न प्रेम दिया न मान,
भीतर से वे कितने अगाध होते, उतने ही अकेले। ये जो अगाध होना है स्त्रियों की है, अगर इसमें तमाम उपेक्षित तबका आता है, वे सभी चरित्र आते हैं, लेकिन जो अगाध होना है, उनके भीतर जो अगाधता है, कई बार जब वे अनसुने रह जाते हैं, उपेक्षित रह जाते हैं, तो उनकी अगाधता ऐसे ही चली जाती है। अगाध होकर के भी कितने अकेले हो जाते हैं। अगर हम कुछ कह रहे हो, शिद्दत से कह रहे हो और कोई न सुने, इस दुख को पूरी अभिव्यक्ति के साथ अनामिका जी रखती हैं, उन चरित्रों के अकेलेपन को समझती है। और आज इन्हीं के इर्द गिर्द कांजी पटेल जी ने अपना वक्तव्य रखा। तो मित्रों, आज की कड़ी हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आग्नेय जी के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हीं की एक कविता प्रार्थना शीर्षक से है, उसकी कुछ एक पंक्तियां यहां पर रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। प्रार्थना शीर्षक से कविता है आग्नेय जी की। प्रेम प्रेम सुनता नहीं कोई प्रार्थना, प्रेम सुनता नहीं कोई प्रार्थना, वह है स्वयं प्रार्थना, किसी के लिए, जो है और नहीं भी है, जो है और नहीं भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कांजी पटेल जी आने के लिए, समय निकालने के लिए, इस वक्तव्य के लिए। शुक्रिया मित्रों तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।